अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं। फंते, फंते, सुरेश ने मुझे राक्षस के मुखौटे से डरा दिया। अनुराग, तुम तो बुद्ध के भक्त हो, जिन्होंने ना जाने कितने राक्षसों को हरा दिया। फिर तुम कैसे डर सकते हो? सुयश, ऐसा मजाक जिससे किसी को कष्ट पहुंचे उचित है क्या? बंदे, वो राक्षसों की प्रतिमाएं देख रहा था। मैंने सोचा इसे थोड़ा असल में ही दिखा दिया जाए। अगली बार से ऐसा ना करना, नहीं तो सीधे दादा लामा से शिकायत हो जाएगी। अब नहीं करूँगा। फंते, क्या राक्षस असल में होते हैं क्या? अब ये तो दादा लामा ही बताएंगे। चलो, जातक कथा सुनने का वक्त हो रहा है, कहीं विलंब ना हो जाए। चलो। जातक कथा आरंभ होने से पहले कोई प्रश्न? दादा लामा, राक्षस असल में होते क्या हैं? जो भी कोई अच्छे कार्य में बाधा डाले वो राक्षस। पर वह इतने भयानक क्यों दिखते हैं? प्रतिमाएं शरीर के ही नहीं, मन के भाव भी दिखलाती हैं। जिसका मन किसी को कष्ट देने का होगा वो तो भयानक दिखेगा ही ना। आचार्य श्री, राक्षसों को हराया जा सकता है? निश्चित ही। भगवान बुद्ध ने ऐसी बुरी शक्तियों को अनेकों बार पराजित किया है। भगवान बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो राक्षस मार ने कई बार उन्हें प्रलोभित किया, लेकिन अंत में राक्षस मार ने पराजित होकर हार मान ली। भगवान बुद्ध ने उन्हें कई बार हराया ही नहीं बल्कि भीतर तक बदल भी दिया, और कुछ तो बदलकर उनकी शरण में ही आ गए। वह कैसे दादा लामा? हारिति एक राक्षस ही थी। वो बच्चों का अपहरण करती थी। भगवान बुद्ध ने उसे शिक्षा देने के लिए उसकी एक संतान को छुपा दिया। अब हारिति को पता चला कि संतान खोने का दुख क्या होता है। भगवान बुद्ध ने उसे ज्ञान दिया और उसने बच्चों को बुरी शक्तियों से बचाने का संकल्प लिया। हम उन्हें अब देवी के रूप में पूजते हैं। आचार्य श्री, क्या आम लोग भी राक्षसों को हरा सकते हैं? बिल्कुल। संकल्प से, संगठन से, सुविचार से। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आओ भाई मित्र सिंह, बैठो। और क्या हाल है तुम्हारे? बस बढ़िया भाई। तुम्हारी दुकान पर गया था तो तुम तो मिले नहीं। मैंने सोचा घर पर ही होगे तो मैं यहीं चला आया। बहुत अच्छा। और बता, घर में सब कुशल तो है? और व्यापार कैसा चल रहा है तुम्हारा? हाँ भाई, यहाँ मैं तुमसे व्यापार के बारे में ही बात करने आया हूँ। अच्छा, तो बताओ। मेरे पास मोतियों का पर्याप्त संग्रह है, पर इस शहर में तो उचित दाम मिलेगा नहीं, सो परदेश जाने का निर्णय लिया है। तुम भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ? तुम्हारे पास भी तो रत्नों का पर्याप्त संग्रह है। मेरे हिसाब से तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। अच्छा, तो मैं जाने की तैयारी करता हूँ। तुम्हारा विचार उत्तम है, और साथ चलेंगे तो आनंद आएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुम। परसों व्यापार के लिए तक्षशिला जाना है। मित्र सिंह का प्रस्ताव आया है। अच्छा है, कुछ धन तो आएगा। पर तुम दोनों साथ क्यों जा रहे हो? अपने प्रतिद्वंदी को साथ ले जाने का क्या अर्थ है? उनका व्यापार तो यहाँ भी बहुत अच्छा है। तुम बेवजह उन्हें तैयार करके बैठे हो। मैं तो कहती हूँ उन्हें मना कर दो। कह तो सही रही हो, और हो सकता है उसके मोती देखकर ग्राहक मेरे रत्न खरीदने से इनकार कर दे। यदि एक को ही लाभ होना है तो फिर तुम्हें क्यों नहीं? पर मित्र सिंह से क्या कहूँगा? कोई बहाना तो बताओ। कुछ भी कह देना।
बहाना मारने में तुमसे बेहतर कौन है भला? कह देना कि अचानक एक दिन पहले जाना पड़ा और जाना ज्यादा जरूरी था। कहे तो सही रही हो वैसे। नमस्कार मित्र सेन। मित्र श्री सेन, आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? योजनाओं में कुछ परिवर्तन करना पड़ रहा है मित्र, मुझे कल ही जाना होगा। अरे तुमने तो बोला था कि साथ चलेंगे। मैंने तो पूरी योजना बना ली थी। कभी कभी परिस्थितियां योजनाओं पर भारी पड़ जाती हैं मित्र। मगर तुम्हारे बिना सफर का आनंद नहीं आएगा। लेकिन संभल कर जाना, मैं कुछ दिनों बाद ही आऊंगा। ठीक है मित्र, फिर तक्षशिला में मुलाकात होती है और वहां पहुंचकर मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्थाएं भी कर पाऊंगा। चलो जैसा तुम चाहो। अच्छा मित्र, चलता हूँ। अभी जाने से पहले मुझे बहुत सी व्यवस्थाएं करनी है। ठीक है, फिर तक्षशिला में ही भेंट होगी। कौन आया था मिलने के लिए? श्रीसेन था, कह रहा था कि उसे व्यापार के बारे में जल्दी निकलना होगा। पर आप दोनों को तो एक साथ जाना था व्यापार के लिए। मैं 2-3 दिन बाद जाऊंगा। तुम सामान तैयार कर दो। मुझे लगता है कि उसकी पत्नी ने ही मना किया होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। हे ईश्वर, बहुत देर से कोई शिकार हाथ नहीं लगा, जल्दी से कोई शिकार भेज दो। इंद्रदास, खूब धन लेकर लौटना है। अरे खूब वो मूर्ख बनाया आपने इंद्रसेन का। तुम नहीं जानते, बहुत जरूरी था। चलो चलो जल्दी चलो। थके तो नहीं तुम? अरे नहीं स्वामी, नहीं। निरंजन, प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कहाँ की यात्रा पर निकले हो? महाराज तक्षशिला जा रहे थे। बहुत खूबसूरत शहर है। इधर आओ। आहा, तुम्हारे माथे की रेखाएं कह रही हैं कि तुम अपार धन अर्जित करोगे। महाराज ज्योतिष भी लगते हैं आप। हमारी वेशभूषा पर मत जाओ। हाथ दिखाओ अपना। ठीक है महाराज, देखिए हाथ। इतना कोमल हाथ, ये हाथ किसी किसान या कामगार का नहीं हो सकता। व्यापारी हैं आप। आपके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि आपको बहुत वैभव मिलेगा। अभी है या नहीं, इससे क्या मतलब? महाराज आगे बढ़ेगा या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल बढ़ेगा। आप इतने उत्तम मुहूर्त में तक्षशिला जा रहे हैं, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। और सुनिए, अब आपकी जिंदगी में कोई भी कष्ट नहीं होगा। आशीर्वाद है मेरा। अभी तो सफर ही कष्ट है। अरे ये इतना सारा जल लेकर कहाँ जा रहे हो? अगर इतना सारा जल लेकर यात्रा करोगे तो अपने गंतव्य तक पहुंच भी नहीं पाओगे। यहाँ पास में एक बहुत सुंदर झील है, ये देखो, ये मैंने वहीं से लिया है। अच्छा बताया महाराज। क्या करे स्वामी, इस जल के बोझ से हाथ दुखे जा रहे हैं। छोड़ दो इसे यहीं पर। ठीक है, ठीक है स्वामी। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। आओ बच्चों। बम भोले बम भोले बम भोले। पानी। स्वामी, हाँ, थकान लग गई, पानी की प्यास भी लगी। थोड़ा आगे और चल लो। महाराज ने बोला था शायद आगे झील है। चलो देखते हैं। कैसा इलाका है, पानी का कोई स्रोत तक नहीं और प्यास से बुरा हाल है। झील तो क्या, यहाँ तो जल का भी नामो निशानी नहीं है। ना आदमी ना बस्ती, गले में जैसे कांटे चुभ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, लेकिन चलने की भी हिम्मत नहीं है।
बिना जल के ना जान निकली जा रही है। कहीं हम ठगे तो नहीं गए? अब तक तो मेरा शिकार मेरे फैलाए हुए जाल में फंस चुका होगा। भूख प्यास से बेहाल पड़ा होगा कहीं किसी झाड़ी के पीछे। अब समय आ गया है तुम लोगों को सीधे उससे मिलवाने का। आता हूं तुम्हारे पास। बम भोले। आज फिर रूप धर रहे हो, फिर कोई नया ठगी का शिकार? यामिनी, राक्षस राज की रानी। एक बात बोलूं, वैसे ठग तो हर इंसान है। हम चेहरे पर रूप चढ़ाते हैं, वो भाव चढ़ाते हैं। हम अजनबियों को ठगते हैं और वो अपनों को ठगते हैं। वो पाप करेंगे तो उन्हें भगवान दंड देगा, तुम पाप करोगे तो? अरे छोड़ो इन बातों को। ये लो, ये वो रत्न है जो मैंने कल उस मूर्ख व्यापारी से झटके हैं। अकेले अनजान इंसानों से लोहा लेते हो तुम, उनके पास कोई हथियार होता तो? अरे वे क्या मारेंगे, बेचारे आधे तो प्यास से मर जाते हैं। तो क्या बंजर भूमि ने भी मारा उनको? सबसे ज्यादा तो उन्हें लोभ ने मारा। रत्नों से पोटली भरी हुई है, लेकिन लालच नहीं चाहता। मुझसे भाग्य पूछ रहे थे। दुर्भाग्य। और अगर वो लालच ना करते तो? हाँ? इंसान और लालच ना करे। यामिनी, अगर ऐसा हो गया ना तो तुम मेरा नाम राक्षस राज से बदल के यामिनी दास रख देना। याद रखना, वैसे काम से तो अब भी हो तुम यामिनी दास। वैसे एक बात बताओ, कहीं तुमने तो नहीं ठगा मुझे अपने प्रेम से? अगर हाँ कहूंगा तो बुरा मान जाओगी, और नहीं कहूंगा तो कहोगी कि झूठ बोलकर ठग रहा हूं। तो सच कह दो। क्या सच कहूं? सच तो यह है कि तुम्हारा रूप देखकर मैं ठगा रह गया था। महाठग ठगा रह गया? राक्षस राज ठगा रह गया? अरे छोड़ो छोड़ो यामिनी, प्रेम पथ पे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, और व्यापार पथ पे ना किसी राहगीर को। चलता हूं। मेरा शिकार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी, आपको नहीं लगता आपके मित्र ने आपके साथ छल किया है? कह नहीं सकता ज्ञानदास, वो जल्दी जाने के लिए तत्पर था, पर मेरा विचार था कि अनजान रास्ते में साथ जाना बेहतर होता। पर अभी मेरी चिंता दूसरी है। तक्षशिला के व्यापारियों का संदेश आया है कि श्रीसेन अभी तक वहां नहीं पहुंचा। चलो चलते हैं, देरी हो रही है। हे भोले, भेज दे मेरा अगला शिकार।
निरंजन, कहाँ जा रहे हो पति को? जाना तो सभी को एक ही जगह है, बस मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। बम भोले, नहीं बताना मत बताइए। व्यापारी लगते हैं आप लोग। कौन नहीं है व्यापारी? हर कोई चाहता है कि कम देकर उसे ज्यादा हासिल हो जाए। ये तो मेरा भी गुरु लग रहा है, कोई था नहीं दे रहा। लाओ, मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ। साधु महाराज, हाथ तो कर्म के लिए मिला है। लकीरें खराब हो सकती हैं तो बदल भी सकती हैं। आप तो मेरे कुछ दार्शनिक प्रश्नों का समाधान दे दीजिए। मैंने पढ़ा था कि देखिए, दार्शनिक प्रश्नों के समाधान के लिए ना तो जगह उत्तम है और न समय। ज्ञान के लिए तो हर समय उत्तम है। व्यापार हो या जीवन, एक ही चीज समझ में आई, माया महाठगनी है। लोगों को लगता है कि वो दूसरों को ठग रहे हैं, पर असल में वो अपनी आत्मा को ठग रहे होते हैं। अच्छा छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि इतना सारा जल लेकर क्यों जा रहे हैं? आगे बहुत सुंदर झील है, ये देखिए। ये कमल मैंने वहीं से लिया है। महाराज, आपने हमें व्यापारी कहा है। व्यापारी हूं या नहीं, लेकिन व्यापार के एक सिद्धांत को बहुत अच्छे से जानता हूं। बिना कुछ हाथ में आए हाथ में रखा गंवाना मूर्खता है। जल हो या जिंदगी सीमित है, बहुत सोच समझकर उपयोग करना होता है। सही उपयोग ना किया तो पानी एक एक बूंद के लिए तरसाता है और जिंदगी एक एक क्षण के लिए। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। स्वामी, आप इस साधु की बातों का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? वो साधु सीधा प्रतीत हो रहा था तुम्हें? साधु जलपात्र हाथ में लेकर चलते हैं और वो फेंकने के लिए कह रहा था कमल तोड़े उसने झील से। वस्त्र पर जल की एक छींट नहीं थी। और तो और चंद को उस पर झील हो और हवा में नमी ना हो, नामुमकिन। जाना तो सभी को एक ही जगह, बस मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। कौन नहीं है व्यापारी? हर कोई चाहता है कि कम देकर उसे ज्यादा हासिल हो जाए। साधु महाराज, हाथ तो कर्म के लिए मिला है। लकीरें खराब हो सकती हैं तो बदल भी सकती हैं। ज्ञान के लिए तो हर समय उत्तम है। व्यापार हो या जीवन, एक ही चीज समझ में आई, माया महाठगनी है। लोगों को लगता है कि वो दूसरों को ठग रहे हैं, पर असल में वो अपनी आत्मा को ठग रहे होते हैं। बिना कुछ हाथ में आए हाथ में रखा गंवाना मूर्खता है। जल हो या जिंदगी सीमित है, बहुत सोच समझकर उपयोग करना होता है। सही उपयोग ना किया तो पानी एक एक बूंद के लिए तरसाता है और जिंदगी एक एक क्षण के लिए। लगता है श्रीसेन और उसके सेवक के साथ कोई अनहोनी हो गई है। शायद ये वही ठग था। आपने हम दोनों की जान बचा दी। सब भगवान की कृपा है, पर शायद मेरा मित्र भाग्यशाली नहीं रहा। जिंदगी भर कमी खलेगी उसकी। क्या हुआ? चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? यामिनी, जिंदगी में पहली बार आ रहा हूं। क्यों? पहली बार मुझे अपनी ठग विद्या पौनी मालूम पड़ रही है। जीवन है, जीत हार तो लगी रहती है। यामिनी, वो मेरे नकली वेश को चीरकर मेरे अंदर तक देख पा रहा था, जहां तक मैं कभी नहीं देख पाया अपने आप को। अच्छा? यामिनी, पहली बार उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी जिंदगी नष्ट कर रहा हूं। धोखा, हत्या, क्या यही मेरी प्रतिभा है? यामिनी, क्या मेरे पास इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं तुम्हें सम्मान की 2 रोटी खिला सकूं?
मैं तो कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। ना जाने वो दुश्मन था या देवता जिसने तुम्हारा जीवन बदल दिया। हाँ, हरा दिया मुझे, और वो भी बिना शस्त्र के। पता है यामिनी, पहली बार लग रहा है ऐसा कि हारने के बाद भी मैंने किसी बहुत बड़े खजाने को पा लिया हो। यामिनी, आज के बाद धोखे का खंजर ना किसी के शरीर का लहू बहाएगा और ना मेरी आत्मा का। मैं तुमसे वायदा करता हूं कि आज के बाद ये राक्षस राज तुम्हें मेहनत की रोटी खिलाएगा। इसके बाद दोनों बिना कष्ट के सकुशल तक्षशिला पहुंचे। श्रीसेन ने अपार सफलता अर्जित की। दूसरों से मिले अनुभवों से और अपनी बुद्धि के भरोसे उसने सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचाई, बल्कि सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो आप लोगों ने आज की जातक कथा से क्या सीखा? जीवन विचित्रताओं से भरा हुआ है। या तो व्यक्ति समस्त अनुभव स्वयं ले, जो कि बहुत मुश्किल है। दूसरा रास्ता ये है कि व्यक्ति दूसरों के अनुभव से लाभ उठाए, साथ ही अपनी बुद्धि पर भी विश्वास रखे। दूसरों के अनुभव और स्वयं की बुद्धि का यदि संगम हो जाए तो मनुष्य सब कुछ पा सकता है, चाहे वह भौतिक प्रगति हो या आध्यात्मिक उन्नति। भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमें सद्बुद्धि के रूप में मिलती है, जो बड़े से बड़े कष्टों को हरा सकती है और हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाती है। हाँ, इसका अर्थ है आपने जातक कथा के मर्म को सही समझा। ज्ञान का संचार सिर्फ कहने वाले के ऊपर निर्भर नहीं करता, उसके लिए आप जैसे संवेदनशील और ज्ञानवान श्रोता भी चाहिए। भगवान बुद्ध आपका कल्याण करे। ओम मणि पद्म होम। जीवन की राहों पर हमको चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जान